लगातार रसायनों के प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरकता क्षमता क्षीण होने लग गई और धीरे धीरे यह स्थिति पैदा हो गई कि उपजाऊ मिट्टी के लिए किसानों को फिर से परंपरागत कृषि पर लौटना पड़ा। नमस्कार, मैं अर्जुन पाटीदार, आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। वीडियो के टॉपिक मिट्टी को उपजाऊ बनाने के तरीकों पर आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दों में हम यह समझ लेते हैं कि मिट्टी की उर्वरकता क्षमता क्षीण कब से होने लगी और इसके लिए देश के इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कृषि से उत्पादन बहुत ही कम निकल रहा था। इसके कुछ मुख्य कारण थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार का कृषि के विकास के प्रति लापरवाह होना, सिंचाई, बिजली, सड़क जैसी आवश्यकताओं से वंचित होना, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट जैसी आवश्यक मशीनों के नहीं के बराबर होना, सुविधाएं और सिंचाई की व्यवस्थाएं न होने के कारण परंपरागत कृषि मानसून के अनुसार की जाती थी, जिसमें लकड़ी के हल, निम्न उत्पादकता वाले बीज तथा मानसून आधारित सिंचाई पर निर्भर थे। इसी कमी के दौर को दूर करने के लिए सन 1960 के दशक में विश्व भर में हरित क्रांति का दौर शुरू होने लगा। यह प्रयोग विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। भारत में जो हरित क्रांति है वह सन 1967 से 68 के दशक में प्रारंभ हुई, जिसके जनक थे एएस स्वामीनाथन, जिसके आने से कृषि के परंपरागत तरीकों को छोड़कर नए तौर तरीके अपनाए गए। नए संसाधन, नई मशीनरी का जन्म हुआ। उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू हुआ। उत्पादन के लालच में कीटों के नियंत्रण के लिए रसायनों का स्प्रे किया गया। इस क्रांति से देश में ही नहीं, विश्व में तक अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और कृषि एक नए स्तर पर पहुंची। खासकर जो गेहूं और चावल है, उनके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। विश्व भर में कृषि से अधिक उत्पादन होने पर नए रोजगार अवसर प्रदान हुए और भूखमरी की समस्या जो उस दशक आई थी समाप्त हो गई। पर कहते हैं कि वरदान भी कभी कभी अभिशाप बन जाता है। ऐसा ही हमारे कृषि के साथ हुआ। अत्यधिक उत्पादन के लालच में बेधड़क रसायनों का उपयोग बढ़ने लगा। परंपरागत कृषि पूरी तरह से समाप्त हो गई। किसान पूरी तरह से रासायनिक खेती पर निर्भर हो गए। अधिक रसायनों के प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्षीण हो गई और कीटनाशकों के प्रयोग से हानिकारक कीट के साथ जो मित्र कीट हैं वह भी समाप्त हो गए। अब कृषि के उत्पादन में मिल भी जाता तो भी उतना उसमें लागत लग जाती और ऐसी स्थिति बन गई है कि बिना रसायनों के प्रयोग से उत्पादन न के बराबर मिलने लगा और दवाई कंपनियों और खाद्य उत्पादन व्यापार के जो गल्ले हैं वह भरने लगे। इस समस्या से निकलने के लिए हम आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे पर, मिट्टी को फिर से उपजाऊ कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमें कुछ परंपरागत तरीकों, कुछ जैविक तरीकों और अपनी कृषि से जोड़ना होगा। जैसे फसल काटने के बाद जो फसल के अवशेष बचते हैं उन्हें जलाना नहीं चाहिए। उन्हें रोटावेटर चलाकर गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे फसल अवशेष जमीन में दब जाएं, मिट्टी में मिल जाए, जिससे मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की मात्रा बढ़ जाए और मित्र जीवाणु मिट्टी में बने रहे, जिससे मिट्टी भुरभुरी रहे और मिट्टी में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच सके। अवशेष जलाने से मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। मई जून में सनई की बुआई करें और 30 से 35 दिन के बाद जुताई कर मिट्टी में मिला दें। यह भी एक कारगर उपाय रहता है मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए। गर्मियों में खेतों में गोबर की सड़ी हुई खाद, मुर्गियों की खाद, सरसों की खली और नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। बरसात के दिनों में जो ढेंचा है उसकी बुआई करें और 35 से 40 दिनों के बाद कटाई कर दे और रोटावेटर चलाकर खेत में ही उसको जुताई कर दे और मिला दे। ढेंच एक हरी खाद होती है, यानी कि जो ढेंचा होती है वो एक हरी खाद का कार्य करती है। ढेंचा हरी होने के कारण इसमें कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को पूर्ण करते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा ढेंचा के अपघटन से मिट्टी में कई पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है, जो कि पौधों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। मिट्टी में फसल बुआई से पहले वर्मी कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग करना चाहिए, जिसमें मिट्टी भुरभुरी रहती है, पौधों की जड़ें गहरी जमीन में जाती हैं, पर्याप्त पोषक तत्व पौधा ग्रहण कर पाता है और वर्मी कंपोस्ट खाद में कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा फलों के अवशेष, जानवरों का मल, सब्जियों के अवशेष, पालतू पशुओं का बचा हुआ झूठा चारा, पेड़ पौधे की पत्तियां गोबर के साथ मिलाकर आदि को सड़ाकर खेतों में डाला जाना चाहिए, जिससे भी मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है।
इस प्रकार की वही परंपरागत तरीके से जैविक तरीके अपनाकर मिट्टी को उपजाऊ क्षमता को बढ़ाकर बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा ये तरीके अपनाते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले दौर पर तो लगातार फसल लगाने की बजाय फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैसे यदि इस बार गेहूँ लगाया तो अगले साल दूसरी फसल लगाए, फिर उसके अगले साल कोई अन्य फसल लगाए और 3 से 4 सालों का रोटेशन कम से कम बनाए रखें। धीरे धीरे रसायनों की मात्रा कम करते जाएं और परंपरागत देशी जैविक कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग अपने खेतों में करें। डेली मंडी अपडेट आपको सही जानकारियां प्राप्त करवाता है जो कि कई रिसर्च और अनुभव से एकत्रित कर वीडियो के माध्यम से दी जाती हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें और डेली मंडी अपडेट पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सही सटीक ज्ञान की चर्चाओं से आप जुड़े रहें।